सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट टेस्ट सीरीज फॉर द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये हमारा 9th सेशन होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास 30 क्वेश्चंस का एक और सेट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से। तो चलिए उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। एंड यहाँ पे लिस्ट में हमें बताया गया है कि ये सब जॉइंट्स किसके बीच में मिलता है, तो उन्हें हमें मैच करना है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट, अच्छा सबसे पहले तो इजी वाले को हम लोग इस साइड से हम लोग देखना शुरू करते हैं। फ्लैट स्कल बोन्स, जो स्कल के जो बोन्स होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड। एंड इस तरह के जॉइंट्स को हम लोग कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। और इसका स्पेशलिटी क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट जो है वो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, एकदम कंप्लीटली मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। इसकी वजह से जो है हमारा ब्रेन है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट का जो है ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। उसके बाद है एडजेसेंट वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रल कॉलम। दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट होते हैं दैट इज कॉल्ड अ कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट है दैट इज मेड बाय अ कार्टिलेज। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज के थ्रू वो बनता है। सो या ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर क्या आता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। तो इस तरह के जो जॉइंट को हम लोग कहते हैं सैडल जॉइंट, जो कि किसके अंडर पे आता है, एक तरह का वो साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, वहां पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। ऑप्शन नंबर 3। एंड व्हाट अबाउट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डन। जो पेक्टोरल गार्डन क्या क्या बनाता है, एक स्कैपुला बनाता है, क्लेविकल बनाता है एंड द ह्यूमरस का हेड बनाता है। ठीक है, तो वहां पे एग्जैक्टली क्या कैसा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट। सॉकेट कौन बनाता है, स्कैपुला। ठीक है, और जो बॉल कौन बनाता है, हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज, अच्छा यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन आ सकता होगा, व्हाट इज कार्पल मेटाकार्पल। सिंपल, अगर आपको बोन याद नहीं है तो सो बेसिकली जो कार्पल बोन होते हैं यहाँ पे जो हम हमारा जो पूरा हैंड होता है इसमें अलग अलग टाइप के बोन्स होते हैं। इस जगह के बोन्स को हम लोग कहते हैं कार्पल। उसके बाद कुछ ऐसे वर्टिकल कुछ बोन्स रहते हैं, 5 रहते हैं टोटल, इनको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। एंड उसके बाद जो छोटे छोटे बोन्स रहते हैं, हर एक फिंगर में 2-3 करके रहते हैं। ठीक है, तो इन बोन्स को हम लोग कहते हैं फेलेंजेस। क्योंकि आप लोग देखिए ना, ऐसे जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको दिखा है प्रोमिनेंटली 1-2-3 बोन तो आपको दिख ही रहा है, ये तीनों फेलेंजेस है। उसके बाद जो यहाँ पे एक स्ट्रेट बोन है दैट इज मेटाकार्पल। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे 8 छोटे छोटे बोन्स है, उनको हम लोग कहते हैं कार्पल्स। एंड व्हाट इज ह्यूमरस, ह्यूमरस नथिंग बट ये जो आर्म का जो बोन है ना, कंप्लीट अप टू द एल्बो, इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम द शोल्डर अप टू द एल्बो, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस। एंड जो क्या बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला इज बैक साइड में इस जगह पे जो बोन होता है दैट इज कॉल्ड स्कैपुला। एंड यहाँ पे जो कॉलर बोन होता है दिस इज कॉल्ड क्लेविकल। तो स्कैपुला, क्लेविकल एंड ह्यूमरस का जो हेड मतलब आगे वाला पोर्शन, ये 3 चीजें मिलकर बनाता है पेक्टोरल गार्डन। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन हम लोग मैच कर लेते हैं, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आपको एक यहाँ पे कंफ्यूजन आया होगा, हमने यहाँ पे लिस्ट 2 से 1 में क्यों मैच किया। क्योंकि देखिए जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोली या फाइब्रस जॉइंट बोली वो सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। वो मोर देन 1 प्लेसेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हमारे ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डल के बीच में होता है। अगेन जो फीमर होता है, जो थाई का बोन होता है, और जो पेल्विक गार्डल होता है दैट इज मतलब कमर के आसपास जो बोन्स होते हैं उनके बीच में जो है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो सकता है। तो अगर हम लोग जॉइंट को पहले देख लेते हैं उसके बाद तो हम लोगों को कंफ्यूजन लग सकता है। सो दैट्स व्हाई मैंने पहले कहाँ पे मिलता है उसके अकॉर्डिंगली हमने जॉइंट्स को फाइंड किया। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, पढ़ते हैं। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजेनियस कलेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फेसिकल। ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, क्या कहते हैं उसको, फेसिकल कहते हैं या कुछ और कहते हैं। ठीक है, थोड़ा रुकिए आप। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर्ड हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ये भी मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ एनसीईआरटी में।
Striated appearance of skeletal muscle is due to distribution pattern of actin and myosin proteins. ये अगेन एक एनसीईआरटी का लाइन मिलेगा आपको. M line is considered as a functional unit of contraction and is called sarcomere. ठीक है, हम लोग अभी इसको एनसीईआरटी में लोकेट करते हैं. ठीक है, इन लाइंस को. अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा muscle bundles of fascicles are held together by common collagenous tissue called fascia, not fascicle. ठीक है, this is called fascia. fascia, ठीक है, not fascia, this is called fascia. okay, उसके बाद क्या होता है, दूसरा लाइन क्या था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, देखते हैं. The endoplasmic reticulum, that is the sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is a storehouse of calcium ions. ठीक है, एक और लाइन मिल गया हमको. उसके बाद एक और क्या था, skeletal muscle का जो pattern है, that is the striated appearance is due to distribution of pattern of two important proteins, actin and myosin. again NCERT का लाइन. और चौथा लाइन क्या था, M line is considered as a functional unit of contraction and is called sarcomere. ठीक है, देखते हैं सार्कोमियर किसे कहते हैं, एक बार देख लेते हैं. The portion between the myofibril between two Z lines is considered as the functional unit of contraction and is called sarcomere. Two Z lines, ये एक Z line, ये एक Z line, इसके बीच का जो portion है that is called a sarcomere, not the M line. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन सही है. ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज अगेन रॉन्ग. तो बी और सी कहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में. ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, टाइम लग रहा है हमको सॉल्व करने में. आराम से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली नंबर में कम रहते हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने का. ठीक है, टू स्टेटमेंट्स, एक रिजर्शन और एक असर्शन और एक रीजन. असर्शन, osteoporosis is characterized by decreased bone mass, increased chances of fracture. बिल्कुल सही, ये दोनों में होता है. And reason, common cause of osteoporosis is increased level of oxygen in the अच्छा ठीक है, increased level of oxygen, estrogen I mean, sorry, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. इस कारण से फीमेल में जब उनका एज बढ़ता है तब ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है, so yeah, option in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the given option. अब देखिए यहाँ पे जो assertion है वो भी सही है and reason जो है वो भी सही है and reason is the correct assertion, correct explanation of the assertion, क्योंकि एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हम लोग का जो बोन फ्रैक्चर वगैरह है उसके चांसेस बढ़ जा रहे हैं. ठीक है, जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर लेवल. ठीक है, वो हायर लेवल्स में आपको चाहिए होगा. सो अभी के लिए हमें ये समझना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो कर, सॉरी आई मीन बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, यही होना चाहिए. ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड. इनहेरिटेड बोलने से क्या समझ आता है, जेनेटिक. सिंपल बात, इनमें से कौन सा जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है. बोटुलिज्म नहीं, टिटेनी नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यस डिस्ट्रॉफी एंड मायस्थेनिया ग्रेविस. अच्छा, यहाँ पे आप बहुत स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन लग जाता है, क्योंकि आप लोग अभी लोअर लेवल में पढ़ रहे हो तो हमको जो पीछे जो है एक साथ बहुत सारे डिजीजेस के नाम दिए हुए हैं. उनमें से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मायस्थेनिया ग्रेविस, इनमें से एक है जेनेटिक, एक है ऑटो इम्यून. हम लोग को बहुत कंफ्यूजन लगता है, बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आता है कि कौन सा किस में आता है, कौन सा ऑटो इम्यून होता है, कौन सा जेनेटिक होता है. तो उसके लिए मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ. जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बेसिकली डिस्ट्रॉफी वर्ड कहाँ से आया है, यह आया है एक प्रोटीन के नाम पे, इज कॉल्ड डिस्ट्रोफिन. अगेन ये एक जीन भी है, एक जीन का भी नाम है, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो मसल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि दैट इज अ जेनेटिक, क्योंकि डिस्ट्रोफिन एक जीन का भी नाम होता है, सबसे लार्जेस्ट जीन होता है बेसिकली वो. ठीक है, अगर आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा डिस्ट्रोफिन जीन के बारे में. समथिंग 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होता है, ऐसा कुछ था. दैट इज द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन. ठीक है, तो उसके आपको याद रखना पड़ेगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज जेनेटिक एंड मायस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून. ठीक है, so ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. ये होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 5, which of the following
मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन ही हमको पूरा गलत दिया हुआ है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में हम लोग को बोन्स के नाम दिए, बोन्स एंड, अच्छा तो बेसिकली हमको यहाँ पे इनको मैच करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है? फ्लोटिंग रिब्स बेसिकली हम लोग के पास कितने रिब्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, 1 to 12, ठीक है। उनमें से जो 11th and 10th रिब है, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम। बीच में जो बोन होता है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, ठीक है। पीछे की तरफ रिब्स जो है वो वर्टिब्रा से कनेक्टेड होते हैं, सामने की तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। बट देयर आर 2 रिब्स दैट इज 11th and 12th रिब जो कि स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, वो हवा में रह जाते हैं, ठीक है। बाकी जो रिब्स है वो ऐसे से कनेक्टेड होते हैं, बट जो 11th and 12th रिब्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, थोड़ा हवा में रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स क्या है? ऑप्शन नंबर 4, डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। फिर क्या है? एक्रोमियन। व्हाट इज एक्रोमियन? व्हाट स्कैपुला और ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। अच्छा देखते हैं एक्रोमियन जो है, एक्रोमियन इज अ पार्ट ऑफ हमारा जो स्कैपुला है, स्कैपुला में एक पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्रोमियन। तो वो जो है वो किसके साथ वो बनाता है, ग्लेनोइड कैविटी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्रोमियन जो पार्ट है दैट हेल्प्स इन मेकिंग द ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला जो है वो, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। एक्रोमियन जो है वो रिलेटेड हुआ क्लेविकल के साथ, ठीक है। एक्रोमियन और क्लेविकल के बीच में एक जॉइंट बनाता है, ठीक है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो एक्रोमियन और क्लेविकल जो है वो रिलेटेड होंगे। एंड स्कैपुला जो है दैट विल बी रिलेटेड टू द ग्लेनोइड कैविटी। जो ग्लेनोइड कैविटी है ना वो स्कैपुला के अंडर पे ही होता है। स्कैपुला इज अ फ्लैट बोन, इज लाइक ए ट्रायंगुलर बोन, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रोसेसेस होते हैं स्कैपुला में, और यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी होता है जिसके साथ ह्यूमरस बोन जो है दैट आर्टिकुलेट्स, ठीक है। तो स्कैपुला के साथ ग्लेनोइड कैविटी आ जाएगा, एंड ग्लेनोइड कैविटी जो है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती बताया था। स्कैपुला जो है वो ग्लेनोइड कैविटी का, ग्लेनोइड कैविटी जो है वो स्कैपुला का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। एंड एक्रोमियन विल बी रिलेटेड टू द क्लेविकल, क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस एंड क्लेविकल के बीच में एक जॉइंट बनता है, ठीक है। अब व्हाट इज एक्रोमियन प्रोसेस? एक्रोमियन इज अनदर पार्ट ऑफ द स्कैपुला ओनली, ठीक है। ये जो ऊपर में जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, chronic autoimmune disorder affecting the neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था जेनेटिक एंड ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून मसल के साथ अगर रिलेटेड हो तो एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए, क्या? दैट इज नथिंग बट मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस। और ये मेनली किसको अफेक्ट करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को अफेक्ट करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में क्या होता है? ये होता है प्री साइनेप्टिक पार्ट और ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से जो है वेसिकल्स से क्या रिलीज होता है? जो एसिटाइलकोलिन वगैरह जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है। फिर वो कहाँ पे आता है? यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स में आके लग जाता है। बट इन मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, 1 या 2 रह जाते हैं। तो आफ्टर ऑल जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है अगले नर्व में प्रॉपर इंपल्सेस ट्रेवल नहीं करवा पाते हैं। ये इधर नर्व में भी हो सकता है या फिर ये जो है एक नर्व और एक मसल फाइबर के बीच में भी हो सकता है। बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, न्यूरोनल जंक्शन, ठीक है। सो या ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर? इसके लिए आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, मैं क्वेश्चन के सॉल्व करते हुए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए जाऊंगा, ठीक है।
एज जोन, व्हाट इज, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एज जोन, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो ये जो बीच वाला पार्ट है, दीज आर कॉल्ड थिक फिलामेंट्स, ठीक है। और ये वाले जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है, दीज आर थिन फिलामेंट्स। तो थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। थिन फिलामेंट्स बनते हैं एक्टिन से, थिक फिलामेंट्स बनते हैं मायोसिन से, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, इनको क्या जो थिक फिलामेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ए बैंड, जो थिन फिलामेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं आई बैंड, ठीक है। और जो आई बैंड जो है, एक आई बैंड के सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है एक जेड लाइन। यहाँ पे एक और प्रेजेंट होता है जेड लाइन। अब देखो यहाँ पे कुछ क्या होता है, ये जो थिन फिलामेंट और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आप लोग ध्यान से ये जगह को देखते हैं तो यहाँ पे ये जगह एक्सिस डार्क है, यहाँ पे कुछ पोर्शन एक्सिस डार्क है, कुछ पोर्शन जो है वो लाइट है। देखिए आप यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है वो लाइट है और कुछ पोर्शन एक्सिस डार्क है। तो ये लाइट क्यों है? लाइट इसलिए क्योंकि यहाँ पे थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। और इस पोर्शन में बोथ थिक एज वेल एज थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो इस तो बीच में कुछ जगह है जहाँ पे थिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं है। दिस रीजन इज नोन एज द एज जोन, ठीक है, वो होता है एज जोन, ठीक है। ओके, ए वाइड ए बैंड वाइडेंस। ए बैंड क्या है? ए बैंड होता है ये बड़ा वाला, ठीक है। तो ए बैंड का क्या होता है? ए बैंड जो है वो अपने जगह में रह जाता है। जब एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब एग्जैक्टली जो होगा वो होगा कि यहाँ पे आप देखिए अच्छा ओके, ये जगह छोड़ दीजिए, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या होता है एग्जैक्टली जो है जब मसल कंट्रैक्ट होगा तब जो ए बैंड है वो अपनी लेंथ को रिटेन करता है, वो चेंज नहीं होता है। जो आई बैंड है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है। एंड ए बैंड जो है वो अपने जगह पे रहता है, उसका साइज कुछ चेंज नहीं होता। सो या ए बैंड वाइडन्स ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, ये सही होगा। मायोसिन हेड हाइड्रोलाइसिस एटीपी एंड रिलीजेस एटीपी एंड जो मायोसिन हेड में एटीपी बाइंडिंग साइट होता है वहां पे एटीपी आके लगता है और उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तब क्या होता है एक पावर स्ट्रोक देता है ऐसे करके मायोसिन हेड जो है, ठीक। सो ये भी सही है। जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन्स आर पुल इनवर्ड, जब कंट्रैक्शन होगा, जब क्योंकि ए बैंड शॉर्ट हो रहा है तो जेड लाइंस भी क्लोज आएंगे, जेड लाइन जो है वो क्लोज हो जाते हैं, तो पुल्ड इनवर्ड्स, ये भी सही है। एंड एज जोन जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिसअपेयर, की कंप्लीटली जो है आई बैंड जो है वो ए बैंड के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। और बीच में जो ये एज जोन प्रेजेंट है, ये बीच का जो स्पेस है जिसको एज जोन कहते हैं वो क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। ये भी सही है। सो ए सी डी एंड ई बिल्कुल सही है। ए ये जो है ई वाला पार्ट जो है ये ऑप्शन का नाम है और ये सारे पूछा गया है। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए सी डी एंड ई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिजीज इन स्केलेटल सिस्टम में ऑकर ड्यू टू। ऑस्टियोपोरोसिस का मेन रीजन क्या होता है, इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स अलाउड नो मूवमेंट, ये भी हमने बहुत पहले पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक था ऐसे कुछ। तो ये मेनली कहाँ पे, स्कल बोन्स के बीच में सूचर्स होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, जो कि कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। स्टोरेज ऑफ मिनरल बिल्कुल है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट ये नहीं है, लोकोमोशन बिल्कुल है, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स बिल्कुल है, जो बोन मैरो के अंदर ही है ब्लड सेल्स बनता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल
system. Question number 11. Which of the following is not true regarding Z lines? अब Z lines के बारे में पूछा गया है. Meetup of elastic fiber present at the center of each eye band bisects the eye band thin filament are superficially touching to the Z line. देख लेते हैं एक बार. Z line जो किससे बना हुआ है? Z line is made by an elastic fiber. Z line जो है वो इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है. सो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है. हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था Z line सेंटर्स आई बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होती है. अगर आई बैंड हुआ तो उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो बिल्कुल सही. और अगर सेंटर में प्रेजेंट है तो बाइसेक्ट भी करेगा, बिल्कुल सही. थिन फिलामेंट्स आर सुपरफिशियली टचिंग टू द जेड लाइंस. ये जो है वो गलत है, क्योंकि क्या होता है, थिन फिलामेंट जो है दे आर फार्मली अटैच्ड टू द जेड लाइंस. ठीक है, दे आर फार्मली अटैच्ड टू द जेड लाइंस. तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जा रहा है. ऑप्शन नंबर 4. अगला क्वेश्चन नंबर 12. All muscles have the following special property except excitability, extensibility, autorhythmicity and contractility. इसमें से जो एक ही गलत ऑप्शन है वो है autorhythmicity. Autorhythmicity जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल का प्रॉपर्टी है, नॉट ऑफ द अदर मसल्स. ठीक है, और बाकी जो है वो बाकी जो तीनों प्रॉपर्टी है वो सारे मसल्स में कॉमन होता है. ठीक है, सी ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर हियर. अगला क्वेश्चन नंबर 13. फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ एक्टिन. ये एक्टिन का डायग्राम है. यहाँ पे ए, बी एंड सी को हमें आइडेंटिफाई करना है. तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक बार हम लोग एनसीईआरटी ही देख लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे एक्टिन का डायग्राम दिया हुआ है. ये छोटे छोटे जो 3 प्रेजेंट है, दिस आर कॉल्ड ट्रोपोनिन. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे रैपिंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन. और ये जो ग्लोब्यूलर पार्ट है, दिस आर कॉल्ड एफ एक्टिन. ऑल दिस आर प्रोटीन्स बेसिकली. ठीक है, सो ए क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है ट्रोपोनिन. बी क्या हो रहा है? बी इज द ट्रोपोमायोसिन एंड सी इज द एक्टिन. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी. न्यूरल सिग्नल रीचिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीजेस एड्रेनालिन. एड्रेनालिन ने क्या रिलीज करता है? वो एसिटाइल कोलिन. एड्रेनालिन इज आल्सो अ न्यूरो मतलब क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर. बट यहाँ पे क्या इसके बारे में बात किया गया है? एसिटाइल कोलिन, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AC8. ठीक है, मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिन फिलामेंट. मेरोमायोसिन तक तो सही था, बट वो क्या बनाता है? थिन नहीं, वो क्या बनाता है? थिक फिलामेंट. तो ये भी गलत हो जा रहा है. उसके बाद क्या है? Complex protein troponin is distributed at irregular interval on the tropomyosin. ये तो बिल्कुल सही है. ट्रोपोमायोसिन के ऊपर थोड़ी देर बाद रेगुलर, बट यहाँ पे इरेगुलर इंटरवल बताया गया है. क्या होना चाहिए? रेगुलर इंटरवल होना चाहिए. ठीक है, सी अगेन एक गलत ऑप्शन हो जा रहा है. रेगुलर इंटरवल, अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका डायग्राम देखा था ना. थोड़ी देर बाद रेगुलर इंटरवल में क्या डिपोजिट है? ट्रोपोनिन. ठीक है, ओके. और क्या? ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड. आई बैंड गेट रिड्यूस्ड. तो आई बैंड मतलब क्या? लाइट फिलामेंट, थिन फिलामेंट. तो क्या होता है? क्लोज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. बिल्कुल सही. सो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू? ओनली वन. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs. Vertebral ribs. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा पॉज में रखते हैं, आगे देखते हैं. 8th, 9th and 10th pair of ribs articulate directly with the sternum. बिल्कुल गलत. वो क्या होता है? बाकी जो 1 to 7 होते हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से लगे होते हैं, बट जो 8th, 9th and 10th होते हैं, 8th, 9th and 10th होते हैं, वो क्या होते हैं? वो पहले आके 7th कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ जुड़ते हैं, एंड वो वाला जाके लगता है किसमें? स्टर्नम पे. ठीक है, 11th and 12th ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. बिल्कुल गलत. 11th और 12th rib क्या होते हैं? These are not connected to the sternum and hence called floating ribs. ठीक है, each rib is a that thin bone and all ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra and ventrally to the sternum. dorsally to the thoracic vertebra तो बिल्कुल सही था, but ventrally to the sternum नहीं होता, क्योंकि 11th एंड 12th रिब जो है वो वेंट्रली ओपन रहता है, किसी भी बोन के साथ कनेक्ट नहीं होते. सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है?
यहाँ पे जो है ये ऑप्शन ही सही होना चाहिए। वर्टिब्रोस्टर्नल का मतलब क्या है? एक तरफ वो वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक तरफ स्टर्नम के साथ। वर्टिब्रोकोंड्रियल का मतलब क्या है? मतलब कि वो एक तरफ वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट हो रहा है और एक तरफ कोंड्रो मतलब क्या? कार्टिलेज। यहाँ पे 7th हाइलिन कार्टिलेज के साथ वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 8th 9th एंड 10th, तो ये भी सही है। एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स, आई थिंक ये फ्लोटिंग रिब्स के बारे में बताया गया है, 11th एंड 12th। ठीक है, so ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या है? लिस्ट 1 है स्केप्यूला, क्रेनियम, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। लिस्ट 2 क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट, फ्लैट बोन, फाइब्रस जॉइंट। अच्छा, बेसिकली हमें मैच करना है, सिंपली थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे। ठीक है, स्केपुला, स्केपुला क्या होता है? स्केपुला इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कहाँ पे होता है? बैक में होता है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्रेनियम। क्रेनियम मतलब क्या? ब्रेन बॉक्स, सीधी बात। तो उनमें क्या होता है? उनमें क्या होता है? उनमें होता है फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या? स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? ये जो बीच का जो बोन है, दैट इज अ फ्लैट बोन। ठीक है, दैट इज अ फ्लैट बोन। एंड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? कार्टिलिजिनियस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलिजिनियस जॉइंट। सो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1, आई एम सॉरी, ए का तो 4 ही होना चाहिए, बी का हो गया 3, सी का हो गया, तो ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी किया हुआ है फिर से, तो इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये होगा ऑप्शन, ठीक है, 2 एंड डी का हो जाएगा 1। ठीक है, सो या अब ये सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। In a healthy person, the red muscle fibers appears red due to storage of रेड कलर का मेन फंक्शन कौन देता है? मायोग्लोबिन। जितना ज्यादा मायोग्लोबिन कंटेंट होता है उस मसल का, उतना वो मसल रेड अपेयर होता है। जब मसल में मायोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है, वहां पे क्या होता है? दैट इज व्हाइट मसल, उनका अपेयरेंस व्हाइटिश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मायोग्लोबिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन मैच द कॉलम आया है। बेसिकली अगर बोन्स वाला चैप्टर, लोकोमोशन वाले चैप्टर में बोन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैच द फॉलोइंग से आता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग हम लोग अच्छे से करेंगे इस चैप्टर में। कॉलम 1, कॉलम 2, चूज द करेक्ट आंसर। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में क्या आता है? स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंटरी, बिल्कुल सही। स्केलेटल मसल, दीज आर स्ट्राइएटेड एंड वॉलेंटरी, एंड कार्डियक मसल, दीज आर स्ट्राइएटेड एंड नॉन इनवॉलेंटरी। 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 1 एंड 3 का हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। अब जो पाइवोट जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट जो है वो क्या होता है? वो एटलास और एक्सिस। एटलास क्या होता है? फर्स्ट वर्टिब्रा, एंड क्या बोलते हैं? एटलास क्या होता है? सेकंड वर्टिब्रा। सॉरी, एक्सिस क्या होता है? सेकंड वर्टिब्रा। तो एटलास और एक्सिस के बीच में जो है, दैट इज अ पाइवोट जॉइंट, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट। फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है वहां पे। ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, दैट इज नॉट कार्टिलेजिनस। पहला जो होता है वो कार्टिलेजिनस नहीं होता, रिमेनिंग ऑल आर कार्टिलेजिनस। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग of the active sites for myosin for cross bridge activity during muscle। तो वहाँ पे एक ही आयन याद रखना, अगर मसल कंट्रैक्शन का बात आता है तो एक ही आयन दिमाग में आना चाहिए, कौन सा? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन पे बाइंड कर देता है, एक्टिव साइट पर मायोसिन बाइंडिंग को मास्क करके रख देता है। ठीक है, सॉरी, वो पहले मास्क रहता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या होता है? वहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, मतलब वो घूम जाता है, घूम के जो एक्टिव साइट पर मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाता है, एंड वहां पे आके मायोसिन हेड आके ऐसे अटैच हो जाता है।
ठीक है, आंसर इज कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, a neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter which generates an action potential in the न्यूरल सिग्नल आके क्या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, एसिटाइलकोलिन। वो क्या कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट कर रहा है, सार्कोलेमा, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, सार्कोलेमा। यहाँ पे इनोसिटोल गाबा तो नहीं होगा क्योंकि गाबा बेसिकली क्या है, ये सब दीज आर मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड एसिटाइलकोलिन इज द स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन करवाना है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, तो इसमें क्या लगेगा, एसिटाइलकोलिन। एंड वो कहाँ पे जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज sarcolemma in case of muscle fibers. Option number A1 is the correct option. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, gout is the inflammation of joint due to accumulation of, याद रखना gout बेसिकली किसका accumulation होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का होता है, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो वो मेनली कहाँ पे इफेक्ट करता है, पाव में इफेक्ट करता है, जो थंब होता है ना पाव का, उस पे ग्रेट टो जिसको कहते हैं, ग्रेट टो पे ज्यादा इफेक्ट करता है। एंड ये एल्कोहलिक्स के केस में बहुत ज्यादा कॉमन मिलता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन इन्वॉल्व्ड। अगेन यहाँ पे आ गया बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, हमने पढ़ा था क्या कहते हैं उसको, कुछ क्वेश्चंस पहले हमने पढ़ा था, सैडल जॉइंट कहते हैं उसको, ठीक है। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये भी हमने थोड़ी देर पहले उसको क्या कहते हैं, पाइवॉट जॉइंट। फिर क्या था, बिटवीन द कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होता है, दैट इज अगेन ए काइंड ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट। और क्या होता है, बिटवीन ह्यूमरस, एंड यहाँ पे होना चाहिए था बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गार्डल, ठीक है। इसमें क्या हो, सॉरी, ह्यूमरस एंड रेडियस एंड अल्ना, उनके बीच में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, जो कि लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है, मेनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन टाइप मूवमेंट को अलाउ करता है, ओके, दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। सो या 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा अपना 3, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 2 एंड 4 का हो जाएगा 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगेन यहाँ पे हमने पीछे से आगे आए क्योंकि अगर हम लोग जॉइंट के बेसिस पे देखेंगे तो हिंज जॉइंट और भी जगह पे प्रेजेंट है बट उस पर्टिकुलर जगह में क्या जॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 24, passage of ova through the female reproductive tract is facilitated by mainly by so वहां पे क्या होता है, ये बहुत समय ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, आपको दिमाग में आएगा नहीं ये कहाँ से पूछा गया। so basically ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट पे आपको मिल जाएगा, there are 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपको स्पेशली मिल जाएगा, there are amoeboid मूवमेंट, ciliary मूवमेंट एंड क्या बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। so यहाँ पे देखिए जो हमारा ciliary मूवमेंट है उसमें क्या होता है, passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by ciliary movements। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ciliary movement, ठीक है। एमीबॉइड मूवमेंट हमारे बॉडी में कहाँ शो होता है, मैक्रोफेजेस जो है वो एमीबा की तरह मूव करके जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, वो क्या करता है एग्जैक्टली देखते हैं। बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन, ये एक्टिन होगा, और मायोसिन, बिल्कुल सही। एक्टिवेट मायोसिन एटीपीएस टू बाइंड टू इट, बिल्कुल गलत, ये तो नहीं है। डिटैचेस मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट, उससे तो उल्टा नहीं होगा मसल कंट्रैक्शन। प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मायोसिन, बिल्कुल नहीं, ये सब तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है बाय अनमास्किंग द साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग इन द ट्रोपोनिन और द एक्टिन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही ऑप्शन। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, लाइट बैंड हैज डैश एंड इज कॉल्ड, लाइट बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है,
एक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक है, एक्टिन होता है, एंड उसको क्या कहा जाता है, आई बैंड और आइसोट्रोफिक बैंड, आई बैंड और आइसोट्रोफिक बैंड, इसको थिन बैंड भी कह सकते हैं आप, ठीक है, एंड आई बैंड भी कह सकते हैं, और वो किससे बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, ऑप्शन नंबर 2। ओके, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। एटीपीएस ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन, एटीपीएस एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है मसल में, मायोसिन हेड में प्रेजेंट होता है, वहां पे पहले क्या आके लगता है, एटीपी आके लगता है, फिर क्रॉस ब्रिज बनता है, एंड देन एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उससे क्या होता है, एक पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, जिसके कारण एक्टिन मायोसिन के ऊपर मूव कर जाता है, एंड दिस इज द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, ठीक है, एंड उसी के कारण क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन, वो एक बार से नहीं होता, इसे ऐसे रिपीटेड बार जब होता रहेगा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, उसके वजह से क्या होगा है, मसल कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो आंसर इज मायोसिन, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक मस्कुलर और स्केलेटल डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा किसके साथ करेक्ट आता है वो हमें देखना है। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट कॉज्ड बाय कैल्शियम डिपोजिशन, बिल्कुल गलत, इसमें किसका डिपोजिशन होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल, नॉट कैल्शियम डिपोजिशन, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल, बिल्कुल गलत, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके कारण मसल का पैरालिसिस एंड ऑल हो जाता है, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज्ड बोन मास एंड हायर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर विद एजिंग, ठीक है, ये सही है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Myasthenia gravis is an autoimmune disorder that affect myosin filament sliding, बिल्कुल गलत, वो किसको अफेक्ट करता है, वो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर एनएम जंक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है, नॉट द मायोसिन फिलामेंट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, all the following lengths are reduced during muscle contraction except for, यहाँ पे से 4 जो बताया गया उनमें से 4 चीजें माइनस हो मतलब छोटा हो जाता है, एक्सेप्ट देखते हैं, ए जोन डिसअपियर हो जाता है, ए बैंड जगह पे रह जाता है, यहाँ पे शायद आई बैंड होना चाहिए था, ठीक है, आई बैंड जो है वो भी छोटा हो जाता है एंड सार्कोमियर वो भी छोटा हो जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, सिर्फ जो ए बैंड है दैट इज द थिक फिलामेंट और द मायोसिन फिलामेंट वो अपने जगह पे रह जाता है, बाकी क्या होता है, ये आई बैंड ऐसा था, ये बीच में ए जोन था, ठीक है, यहाँ पे 2 जेड लाइंस जिसके बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमियर, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो है ये दोनों इनवर्ट पुल होगा, तो जेड लाइंस मान लीजिए यहाँ पे आ गया, एक्टिन यहाँ तक आ गया, ये जेड लाइन यहाँ पे आ गया, एक्टिन यहाँ पे आ गया, तो ए जोन क्या होगा, फिर डिसअपियर हो गया, आई बैंड क्या हो गया, शॉर्टन हो गया, जेड लाइन क्या आ गया, क्लोज आ गया, तो सार्कोमियर क्या हो गया, वो भी छोटा हो गया, ठीक है, तो आफ्टर ऑल क्या रह जाता है, ए बैंड जो है वो बस अपने जगह पे रह जाता है, तो ए बैंड इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद, ग्लेनोइड कैविटी जो है वो किस चीज के बीच में आर्टिकुलेशन कराती है, स्कैपुला एंड एक्रोमियन, बिल्कुल गलत, एक्रोमियन तो स्कैपुला का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, क्लेविकल एंड स्कैपुला नहीं, वो भी ग्लेनोइड कैविटी नहीं करता, क्लेविकल और स्कैपुला के बीच में होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमरस एंड स्कैपुला, बिल्कुल सही, ह्यूमरस का हेड, स्कैपुला एक ऐसा ट्रायंगुलर बोन होता है जिसके ऊपर यहाँ पे होता है स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ पे होता है एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पे एक कैविटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी, और इस ग्लेनोइड कैविटी के साथ ही हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, और वहीं पे इसी को कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी, तो या ह्यूमरस एंड स्कैपुला सही है, क्लेविकल एंड एक्रोमियन ये भी गलत है, तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमरस एंड स्कैपुला। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।